हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, आज इस क्वेश्चन को जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उन दोनों को, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। आज हम जो बात करने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं 2023 के। ओके, तो स्टार्टिंग का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा यदि पसंद आती है तो। किसी तरह का जो कमेंट है, आप कुछ भी, आप अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना कमेंट मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है उस पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट। पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट पूछा है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? ओके, देखो, वर्मी कंपोस्ट की बात अगर हम करें, जैसे आप केंचुए की खाद, अगर आपने नाम सुना होगा केंचुए की खाद, ठीक है, तो उसमें ये जो खाद होता है, जो मैन्यूर होता है, उसमें उसका यूज किया जाता है। इसकी डेफिनेशन हम प्रॉपर्ली आपको बता देते हैं। डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, वर्मी कंपोस्ट विभिन्न प्रकार के कीड़ों, आमतौर पर लाल विगला सफ़ेद कीड़े और अन्य केंचुओं के उपयोग के अपघटन या डिकम्पोजिशन प्रक्रिया का उत्पाद होता है, जो सड़ने वाली सब्जी या खाद्य अपशिष्ट विस्तार सामग्री और वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण बनाने के लिए होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो कीड़े होते हैं या केंचुए जो होते हैं, केंचुए के पालन को वर्मी कल्चर के नाम से जानते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, जो इसने कहा ये तो इसने अपनी भाषा में बता दिया। मैं आपको बताता हूँ वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट का मतलब होता है डिकम्पोजिशन करना। किसका? जो केंचुए होते हैं, केंचुए का जो खाद होता है, केंचुए से निकलने वाला जो एक्सटर्नल मटेरियल्स होता है, उनका जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जिसे आप उससे खाद बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। ठीक है, या वर्मी कंपोस्ट खाद बोलते हैं। ये केंचुए के मूत्र से बनता है। उसके आप कह सकते हैं उसके जो पोट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो अभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए अभी। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपसे पूछा गया है 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, नील हरित शैवाल जो होता है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसे हिंदी में बात करें तो इसे काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, काई की बात करेंगे, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है ये क्या होता है? नील हरित शैवाल होता है। ठीक है, ये क्या एक साइनोबैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु है, जीवाणु फाइलम होता है। ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करता है, यानी फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है ये। और ये जीवाणु नीले रंग के कारण इसका नाम क्या रखा पड़ा? साइनो रखा। साइनो अर्थात नीला। तो नीला जो होता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, नील हरित शैवाल या काई वायुमंडलीय नाइट्रोजन योगीकरण कर धान की फसल को आंशिक मात्रा में की नाइट्रोजन की ये क्या करता है? पूर्ति करते हैं। यह जैविक खाद नाइट्रोजन रासायनिक उर्वरक का सस्ता व सुलभ विकल्प है, जो धान की फसल को न सिर्फ 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर की पूर्ति करता है, बल्कि उस धान के खेत में नील हरित काई के अवशेष से बने सेंद्रीय खाद के द्वारा उसकी गुणवत्ता एवं उर्वरता में कायम रखने में मदद करता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी एक साइनोबैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है। ये फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, और जो आपकी फसल है, यानी कि आपकी जो धान की फसल है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और उसके अंदर नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है 25 से 30 किलोग्राम प्रति नाइट्रोजन हेक्टेयर में। अगर आप ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग धान के खेत में करते हो तो उससे क्या होगा? उसकी उपज भी बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, सोइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये सारी की सभी चीज़ें कहाँ पर लागू होती हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी पर होती हैं। ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, तो आप इस पर इतना लिख सकते थे। बाकी इसके लाभ क्या है? ये सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। ये धान की फसल में स्पेशल यूज किया जाता है। ठीक है, और बाकी अगर इसके उपयोग या लाभ के बारे में बात करें तो आप इसके लाभ भी पढ़ सकते हैं। ये क्या है? नील हरित काई एक जैविक खाद है, बायो फर्टिलाइजर है, जिसे धान उत्पादक किसान अपने स्तर पर आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। नील हरित काय सामान्य रूप से धान की फसल के करीब, अभी मैंने बताया 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, यह उपचार के पश्चात प्रत्येक सीजन में अपने अवशेषों के द्वारा
800 से 1200 किलोग्राम खाद प्रति हेक्टेयर की पूर्ति करता है, जिसकी वजह से खेत की मिट्टी क्या होती हैं, उसकी गुणवत्ता में, उसकी उपजाऊ में उपजाऊ बढ़ते हैं। तो नील हरित से की बात करें तो नील हरित काई के द्वारा कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जिससे बीजों का अंकुरन और फसलों में समान रूप से वृद्धि होती है। लगातार 3 से 4 वर्षों तक धान के उसी खेत में नील हरित काई का उपयोग किया जाए तो आने वाले कई सीजन तक पुनः उपचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यानी कि एक बार आपने ट्रीटमेंट कर दिया तो आपको कई साल तक इसकी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। विधि कौन सी है? इसकी विधि की बात करें तो आप इसकी बहुत सारी विधि हैं। इसे जैव उर्वरक के उत्पादन लेने के कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, जैसे कि छाया से इसको दूर रखना होता है, मड कल्चर का प्रयोग करना होता है, सिंगल सुपर फास्फोरेट, कीटनाशक दवाई जैसे मैलाथियन का प्रयोग करना है। तो ये बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो इनको प्रभावित कर सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चूने का प्रयोग मत करो। पास ही के खेत में पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसके बारे में रख सकते हो याद। तो ये 5 नंबर का था, आप इसके इम्पोर्टेंस को लिख सकते थे, इसके बारे में आप लिख देते हैं तो इससे आपको 5 नंबर आराम से मिल जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो हिंदी में मैंने डिस्कस किया। अब इंग्लिश में थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखने में कैसा होता है स्टूडेंट, देखने में आप लोगों ने काई देखी होगी। काई जो होती है खेत में या पानी के ऊपर जो आपने हरा हरा सा देखा होगा कभी, वही होता है साइनोबैक्टीरिया, उसी को ही ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं किस फसल की में इसका यूज होता है फर्टिलिटी के लिए, तो है उसका नाम है राइस, धान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन का भी है और आप लोगों से इसके बारे में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, बाकी आप लोग इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हो। अब हम बात करेंगे इंग्लिश में थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश के भी जुड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है इसको क्या बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइट्रा बोलते हैं इसको। ये फाइलम है, ऑटोट्रोफिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये खाना खुद बनाता है, दूसरों पर डिपेंड नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे क्या होता है नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस करने का काम करता है ये। साइनोबैक्टीरिया इज ए प्रोबेबली मोस्ट न्यूमरस टॉक्सन ऑन द हैव द एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एंड द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म नोन हैव द प्रोड्यूस ऑक्सीजन। एक ऐसा पहला ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम करता है। आप इसके बारे में थोड़ा सा लिखना चाहे लिख सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो आप इसका यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, ये और ये यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन, या फिर आप इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके बारे में आप पढ़ना चाहे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप लोगों को इसकी पीपीटी में दिखा देता हूँ आपको एक बार, आप इसकी पीपीटी देख लीजिए। आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया ये एक्वाटिक है, ये एक्वाटिक मतलब जल पर तैरने वाला होता है ये। ठीक है, एक्वाटिक का मतलब होता है जो फन होते हैं, तैरते रहते हैं, वाटर फ्लोटिंग करते रहते हैं। फोटोसिंथेटिक है, दैट इज दे लाइव इन द वाटर, पानी में जीवित रहते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, खाना खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप लोग इसमें से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इसकी उम्र देख सकते हैं आप, 3.5 बिलियन ओल्ड होते हैं। ठीक है, जीवाश्म वगैरह है, ये बैक्टीरिया है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसके बारे में यहाँ तक। ठीक है, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट स्टेट है भारत के अंदर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट है, उसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है उसका? सिक्किम है, पहला फर्स्ट स्टेट है जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। भारत का पहला एकमात्र स्टेट जहाँ पर केवल बायो फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बायो फर्टिलाइज़र्स यानी कि जैव उर्वरक का यूज़ किया जाता है, ना कि फर्टिलाइज़र्स जैसे कि आपका केमिकल्स, आपका यूरिया, SSP और DAP, इस तरह के फर्टिलाइज़र्स का वहाँ प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, रासायनिक फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग वहाँ पर नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को चाहे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप इसके बारे में सैलवॉल, बट आपसे जितना पूछा जाए आप उतना ही आंसर दीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखने में कैसी होती है आप इस तरह से देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखने में इस तरह का लगता है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ग्रीन मैन्यूरिंग क्या होती है, हरी खाद। हरी खाद क्या होता है, हरी खाद के बारे में लिखिए। देखो भाई, ग्रीन मैन्यूरिंग खाद या हरी खाद के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। आप लोगों ने
सनई देखा होगा, ढांचा देखा होगा। तो जब सनई या ढांचा जो होता है फ्लावरिंग स्टेज पर आता है तो उसमें हैरो चला देते हैं, हल चला देते हैं। उससे क्या होता है कि जिससे सोइल की जो मिट्टी है यानी कि सोइल के अंदर जो माइक्रोब या सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसके अंदर बढ़ जाते हैं, जिससे सोइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती है। पूछा भी गया है कि ग्रीन मैन्यूरिंग मेथड्स बताइए आप। तो उससे पहले मेथड्स जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ग्रीन मैन्यूरिंग होता क्या है, ठीक है। जो ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप होती है उसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। ग्रीन मैन्यूरिंग आर क्रॉप विद इन द रोटेशन फॉर द पर्पज, ठीक है, जो रोटेशन के अंतर्गत आती हैं। फॉर ए बिल्डिंग सोयल ऑर्गेनिक मैटर, क्या करती हैं वो, बिल्ड करती हैं क्या, ऑर्गेनिक मैटर किसके अंदर, सोयल के अंदर। एंड सोयल स्ट्रक्चर, और मृदा का जो संरचना होती है वो उसको भी उसके क्या करती है, उसको बिल्डिंग करने का काम करते हैं। सप्लाइंग नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट फॉर ए फ्लावरिंग क्रॉप, ठीक है। प्रिवेंटिंग द लीचिंग ऑफ द सोलुबल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोयल, प्रोवाइडिंग द ग्राउंड कवर टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ द सोयल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ग्रीन मैन्यूरिंग एक क्या होते हैं, हरी खाद होती हैं। इनका प्रयोग रोटेशनली यानी कि चक्र के अनुसार किया जाता है, चक्र में किया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये सोयल के अंदर न्यूट्रिएंट को बिल्ड करने का काम करते हैं और मिट्टी के स्ट्रक्चर को बिल्ड करने का काम करते हैं। जब हम सप्लाई, ये क्या करता है कि ये मिट्टी के अंदर सोयल के जो नाइट्रोजन है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, सप्लाई करने का काम करते हैं, उसके अंदर सोयल न्यूट्रिएंट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे आपका जो सोयल का स्ट्रक्चर ख़राब होने से बच जाता है। आप इस तरह देख सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये इस तरह की ये खादें होती हैं, सनी, ढांचा, लोबिया, क्लस्टर बीन्स, ये सारी की सारी ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स होती है, ठीक है। आप इसके डेफिनेशन को यहाँ तक देखिए। हरी फसलों को कवर फसलें या खाद फसलों के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थों के लिए उगाए जाते हैं जो वे मिट्टी को वापस देती हैं। यह मिट्टी के रख रखाव की एक प्राकृतिक विधि है जो पोषक तत्व को बढ़ावा देगी और प्रतिस्थापित करेगी, केंचुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों को प्रोत्साहित करती है। ये फसलें मिट्टी में सर्द कार्बनिक पदार्थ जोड़ने और सर्दियों के दौरान मिट्टी के जमने से रोकने में मदद करने का एक तरीका भी है। अधिकांश लोग बसंत रोपण के लिए, देखो सिंपल सी बात है भाई, हरी खाद या ग्रीन मैन्यूरिंग खाद का मतलब क्या होता है, ग्रीन मैन्यूर, ग्रीन का मतलब होता है हरी और मैन्यूर का मतलब होता है खाद, यानी कि ऐसी फसलें जो खाद के रूप में ग्रो की जाती हैं उन फसलों को क्या बोलते हैं, हरी खाद बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी आती है, ढैंचा, सनई, सनप, ठीक है, लोबिया, क्लस्टर बीन्स, सारी की सारी ये फसलें आती हैं। ये हमारी, मैंने आपको पहले बताया कि ये सोइल के अंदर डिकम्पोज होती है, यानी कि सोइल के अंदर सड़ती गलती हैं, जिससे मिट्टी के में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है और जिससे पौधों को ये मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत ही सिंपल है, कोई इतनी बड़ी डेफिनेशन हार्ड नहीं है। ओके, ये डेफिनेशन है। It is the practice of the plugging in the green plant is to grow in the field, adding green plants which the tender trimmings or leaves from the outside, the incorporating them into a soil, improving the physical structure as well the fertility of the soil। कह रहा है कि जो यह एक प्रैक्टिस होती है जो हल के द्वारा की जाती है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो फील्ड आपका होता है उसमें अंदर क्या होता है कि जो लीफ वगैरह पत्तियाँ होती हैं उनको अच्छी तरह इनकॉर्पोरेटिंग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो सोयल की फर्टिलिटी है या सोयल फिजिकल स्ट्रक्चर जो सोयल का है वो क्या होता है, वो इम्प्रूव होता है। तो इस आप कह सकते हो कि ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप में ये डेफिनेशन आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा, ये ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप है, इस तरह से आपने ये ढांचा देखा होगा। टर्निंग ऑफ दीज क्रॉप्स डायरेक्टली इनटू द फील्ड बाय प्लॉगिंग इन द फील्ड। ओके, ये टर्निंग किया जाता है, टर्निंग इस तरह आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रीन मैन्यूरिंग, ग्रीन मैन्यूरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, बिल्कुल है, ये 40 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है सोइल के अंदर। बिसाइड द सप्लाई द नाइट्रोजन इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ द नाइट्रोजन बाय लीचिंग या इरोजन, ठीक है। ये नाइट्रोजन को रोकती है कि वो लीचिंग ना होए, उसका इरोजन ना होए, ठीक है। vigorous root system of green manuring keep the soil particles bound together। ओके, ग्रीन मैन्यूरिंग सैलाइन और अल्कलाइन सोयल को सुधारने के लिए भी किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग क्रॉप सब द फॉडर, आप ऐसे उसको बोल सकते हैं चारे के रूप में, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ द ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप इज वेरी फास्ट, जो ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप होती हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करती हैं। ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप को दो तरीके से उगा सकते हैं। नंबर एक, लीफ के द्वारा, यानी कि वो लीफ मैन्यूरिंग,
या तो आप पत्तियों के द्वारा खाद बनाएं या फिर किसके द्वारा, C2 के द्वारा खाद बनाएं, H2 के द्वारा। तो ग्रीन लीफ मैन्यूर क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन लीव्स एंड द ट्विंग्स ऑफ ट्री सब एंड हर्ब्स कलेक्टेड इन द एल्सवेयर, मतलब एक जगह क्या किया जाता है, पत्तियों को, पेड़ को या फिर जो सब होते हैं झाड़ियों को, उनको कलेक्टेड किया जाता है, उनकी पत्तियों को। उसके बाद फॉरेस्ट ट्री लीव्स मेन सोर्स ऑफ द ग्रीन लीफ मैन्यूर, जो फॉरेस्ट होता है या पेड़ वगैरह होती हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या है, वो एक सोर्स है ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग का। प्लांट ग्रोविंग द वेस्ट लैंड फील्ड बर्न्स एक्सेट्रा आर द अनदर सोर्स ऑफ द ग्रीन लीफ मैन्यूर। द इम्पोर्टेंट प्लांट्स स्पीसीज यूजफुल द ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग, आपका नीम है, महुआ है, इस तरह से आपको बहुत सारे हैं, आप इसमें से सस्बीनिया लिख सकते हो। तो न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो आप न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर देख लीजिए आप, नीम का बोटानिकल नेम ये रहा, एजार्टिका इंडिका बोला है, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पूछी गई है, तो नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा पढ़ के जाइएगा, स्टूडेंट यहाँ से आती है। कौन कौन सी ग्रीन लीफ मैन्यूर होता है, जैसे आपका केसिया, फिस्टूला, लुसीनिया, ठीक है, सस्बीनिया, ठीक है, ये सारे के सारे जो आपके ग्रीन लीफ होते हैं, आपका ग्लिसरीडिया, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज बहुत ज़रूरी है। ग्रीन लीफ इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर, ये सॉइल की स्ट्रक्चर को इंक्रीज करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करती है, सॉइल लॉसेस को डिक्रीज करती है। ग्राविंग द ग्रीन लीफ क्रॉप्स इन द ऑफ सीजन रेड्यूस वीड प्रोलिफिकेशन एंड द वीड ग्रोथ। तो अगर आप ग्रो करते हैं ग्रीन लीफ को कहाँ पर, ऑफ सीजन में, तो वीड वगैरह को रुक जाती है, वीड की ग्रोथ कम हो जाती है। ग्रीन मैन्यूरिंग हेल्प इन द एल्कलाइन और सैलाइन सॉइल को करने में क्या करता है, सुधार करने में ये हेल्प करता है। रूट नोट निमोटोड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय ग्रीन मैन्यूरिंग, ओके। ग्रीन मैन्यूरिंग इन H2 का मतलब होता है, ग्रीन मैन्यूरिंग H2 ग्रो इन द प्लांट्स यूजुअली बिलोंग टू द लेग्यूमिनस फैमिली। लेग्यूमिनस फैमिली वाली जो फसलें होती हैं उससे संबंधित होता है। देखो ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग दो तरीके से बताया मैंने, एक तो पत्तियों के द्वारा बता सकते हैं या फिर आप लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है उनके अंदर जो फसलें होती हैं उनको ग्रो करके। इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है कि जो फ्लोवरिंग आता है, आपने पेड़ देखा होगा या ढांचे का पेड़ फसलें देखी होगी, तो फ्लोवरिंग यानी फूल आने से पहले उसको खेत में ही अच्छी तरह से क्या किया जाता है, मिला लिया जाता है, ठीक है। The green manuring in H2 is a growing the plants usually belong to the leguminous family, incorporating them into the soil water sufficient growth that is at a time of the flowering या before the flowering stage, ठीक है। The plant that are growing for manuring crop is a green manuring crop। ऐसी फसलें जब ग्रीन खाद के लिए ग्रो की जाती है उसमें क्या बोला जाता है, ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप बोला जाता है। डेफिनेशन यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स आर द सनफ है, ढैंचा है, ठीक है, क्लस्टर बीन्स हैं, सस्बीनिया, रोस्टेटा है। ये सारी की सारी फसलें आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। आपसे 2 नंबर में यही पूछा जा सकता है कि जो ग्रीन हरी खाद होती हैं उनकी 2 फसलों का नाम लिखो, तो इनमें से कोई भी आप 2 लिख देना, क्लस्टर बीन लिख देना, ढांचा लिख देना। ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स सस्बीनिया, रोस्टेटा आप इनमें से लिख सकते हैं। बायोमास प्रोडक्शन, नाइट्रोजन एक्यूमुलेशन, ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स, ओके। इनमें से देख सकते हैं कितनी उम्र की होती है, कितना ड्राई मैटर नाइट्रोजन कितना एक्यूमुलेट करती हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, बट आप लोग इसमें से देख सकते हो। सस्बीनिया में बोटानिकल नेम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको नॉलेज आज पूरी मिलेगी, ठीक है। वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आया है अच्छी तरह से, तो आज ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। पूरा लंबा वीडियो रहेगा, 1.5 घंटे का लगभग। जो वीडियो से स्टूडेंट्स जो भी दोनों साल के मैं क्वेश्चन पेपर इसी पे सोल्व कराने वाला हूँ, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देख लेगा अच्छे से, वो अच्छे नंबर कल उसके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है, मृदा की संरचना जो होती है वो सुधर जाती है। इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है, होल्ड द वाटर, दैट इज़ द कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी। डिक्रीज सॉइल एंड लॉसेस ऑफ इरोजन, मृदा का कटाव कम हो जाता है। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप, आप सिलेक्टेड करने से पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आप सॉफ्ट प्लांट्स का यूज़ करेंगे, फास्ट ग्रोविंग प्लांट का यूज़ करेंगे, फास्ट डिकम्पोज हो ऐसी फसल का यूज करेंगे, डिकम्पोज लेग्यूमिनस फसलें हो, डोंट अट्रैक्ट द पेस्ट, डिजीज को अट्रैक्ट ना करती हो, डोंट कम्पीट विद द कंपटीशन ना रखती हो, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स सोइल के अंदर नीडेड, ठीक है, सब इस तरह है। तो ये पूरा का पूरा ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स पे मैंने डिस्कस किया है।
कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, एडवांटेज पूछ ले, इसके मेथड पूछ ले, इसकी डेफिनेशन पूछ ले, कोई इनमें से 2 नंबर का भी पूछ ले, तो पूरा का पूरा मैंने कवर करा दिया है ये क्वेश्चन। ठीक है, जो मेरे प्रिय विद्यार्थी हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वे भी यहाँ पर देख सकते हैं। खाद के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली जो हरी अपघटित सामग्री को क्या बोलते हैं, हरी खाद बोलते हैं। अपघटित सामग्री का मतलब होता है डिकम्पोजिट होना। ठीक है, इसे 2 तरीक़ों से प्राप्त किया जा सकता है, मैंने अभी बताया। एक हरी खाद वाली फसलों को उगाकर, दूसरा बंजर भूमि की खेती के मेड़ों पर या जंगल में उगाने वाले पौधों की हरी पत्तियों के द्वारा। मैंने अभी बताया कि इससे क्या होता है कि देखो, 2 तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। एक तो पत्तियों के द्वारा, पत्तियों कलेक्ट कर लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप सीटू मेथड, यानी कि आप जो खेत हैं, खेत में जो फसलें आपने बोया हैं, यानी कि जो भी फसलें आपने ग्रो की है, उसके फ्लोवरिंग यानी फूल आने से पहले, फ्लोवरिंग स्टेज से पहले उसको हैरो से, कल्टीवेटर से क्या कर देते हैं, अच्छी तरह मिला देते हैं मिट्टी में। ठीक है, आप लोग इतना पढ़ सकते हैं, बाकी आप लोगों के सामने ये सब मैंने बताया भी है, अभी पूरा मैंने बता दिया, इसके लाभ मैंने बता दिए। ठीक है स्टूडेंट, मैंने इसके लाभ वगैरह बता दिए, जो भी लाभ होते हैं इसके। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से मैंने छुपाया नहीं है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारा। आप इसकी यहाँ पर देख सकते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है, कटाव से होने वाली जो स्थिति है, यानी कि जो हानि है या लॉस है, वो कम हो जाता है। अब देखो, कटाव से ये कैसे बचाएगी भाई, जब सोयल के ऊपर ये फैल जाएगी क्या फसलें, तो क्या वहाँ से सोयल इरोजन होगा? बिल्कुल भी नहीं होनेगा। क्या वहाँ से वाटर इरोजन होगा? नहीं होगा। क्या वहाँ से एयर इरोजन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होनेगा? क्योंकि जब हवा जो आपकी जो सोयल है उसको उस फसल ने कवर कर लिया है, वहाँ पर उसके जो सोयल के पार्टिकल्स हैं वे टाइट रूप से उसको क्या कर दिया, बॉन्ड किए हुए हैं, तो वे भागेंगे नहीं। हरी पत्तियों के द्वारा आप खाद तैयार कर सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन वगैरह, ये भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके, लाभ की बात करें तो आप लाभ इस तरह से हैं। देखो, मैंने पहले बताया हरी खाद को 2 तरीके से, या तो पत्तियों के द्वारा या फिर आप फ्लोवरिंग स्टेज में पेड़, जब दिखा देता हूँ कैसे। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से हैरो कल्टीवेटर के द्वारा प्लॉगिंग की जाती है हरी खाद की, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बार, इस तरह से। डेफिनेशन क्लियर है, आप बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑर्गेनिक मैन्यूरिंग और इनऑर्गेनिक मैन्यूरिंग में क्या अंतर होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक मैन्यूर? कार्बनिक और अकार्बनिक खाद में क्या अंतर होता है? भाई बहुत बेसिक अंतर तो मैं 2 बता भी देता हूँ। देखो, जो ऑर्गेनिक मैन्यूरिंग होता है उसमें क्या होता है, कार्बनिक, जैसे कि मैं कहने लगूँ कि इसमें अभी हम बात कर रहे थे, जैसे कि आपने खाद का प्रयोग होता है, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट। और इनऑर्गेनिक मतलब अजैविक, मतलब होता है कि आप अकार्बनिक खाद, जैसे कि मान लीजिए फर्टिलाइज़र्स इसमें यूज होते हैं। सबसे पहले तो मैं बेसिक सा मैन्यूरिंग की बात करें तो मैन्यूरिंग क्या का मतलब होता है, खाद, और फर्टिलाइज़र्स का मतलब होता है उर्वरक। जो आपका ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं वो आपका, जैसे ऑर्गेनिक गुड़ हो गया, तो ऑर्गेनिक गुड़ का मतलब होता है, या ऑर्गेनिक फसलें हो गई, तो उसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमने बिना फर्टिलाइज़र्स, बिना केमिकल्स, किसी भी तरह का रासायनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं किया है। अगर हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र्स, रासायनिक फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग नहीं करते हैं फसलों में, तो वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स कहलाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाते हैं। इनऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? इनऑर्गेनिक फार्मिंग वह फार्मिंग होती है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग करते हैं, जैसे DAP, SSP या यूरिया, तो वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हो गए ना भाई। तो उसमें हम हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स क्या होता है? एनी सब्सटेंस होता है विच सप्लाई एक या एक से अधिक मिनरल्स एलिमेंट होते हैं जो फॉर द प्लांट ग्रोथ। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? उर्वरक किसे कहते हैं? उर्वरक की डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है 2 नंबर में। कोई भी सब्सटेंस जो सप्लाई करने से, यानी कि जो पौधे के अंदर हम सप्लाई करेंगे, तो उसमें एक या एक से अधिक क्या होगा, मिनरल्स या एलिमेंट होगा जो पौधे की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, उसे हम फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। देखो, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी कह सकते हैं, कोई भी वह पदार्थ जो
पौधों में डालने से उसमें पौधों में आप ये कह सकते हो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पदार्थ जब हम पौधों पर अप्लाई सप्लाई करते हैं या पौधों में डालते हैं तो उसमें एक या एक से अधिक क्या होता है, न्यूट्रेंट होता है या पोषक तत्व होता है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, उसे हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो एनी आर्टिफिशियल नेचुरल मटेरियल्स विच मेक्स द सोयल फर्टाइल फॉर द प्रॉफिटेबल क्रॉप प्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, कोई आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया गया हो या नेचुरल रूप से तैयार किया गया हो एक मटेरियल्स जो हमारी सोयल को क्या करेगा, फर्टाइल करेगा और क्रॉप प्रोडक्शन में क्या करेगा, लाभ पहुंचाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजर्स बोलेंगे। ये दो तरीके से होते हैं। पहला होता है मैन्यूरिंग जिसे आप खाद कहते हैं, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो ये ऑर्गेनिक हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनिक हैं और ये इनऑर्गेनिक हैं, तो हम इस पे ही बात करने वाले हैं। और मैनूर की बात करें तो या खाद की बात करें तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स विच डिराइव्ड फॉर द लिविंग मटेरियल्स, जिसे प्लांट से आप तैयार कर सकते हो, उसके अवशेष से तैयार कर सकते हो, एनिमल्स के वेस्ट से आप जैसे आपने केचुए की खाद देखी होगी, वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होता है। ठीक है, इट्स बल्क की ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड नेचुरल सोर्स ऑफ न्यूट्रेंट, प्लांट न्यूट्रेंट। इट इंक्लूड द FYM गोबर की खाद। ठीक है, इट इज़ ए डिकम्पोज द मिक्सचर ऑफ द डंग, गोबर को डग किया जाए, यूरिन वगैरह जो होती हैं। ठीक है, कैटल एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब आप चीज़ लिख सकते हो। मैनूर की बात करें तो ये कंपोस्ट होता है, गोबर की खाद। ठीक है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ द ऑर्गेनिक रेजिड्यूज एंड सोयल दैट हैव बीन पिल्ड। ठीक है, मॉइस्चर्ड एंड अलाउड टू। तो ये आप लोग कंपोस्ट का मतलब देखो, कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, देखो कंपोस्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी अवशेष, भाई ऑर्गेनिक अवशेष जो भी आप गोबर हो गया, केंचुआ हो गया, केंचुए से निकलने वाला जो अवशेष होते हैं उसको डिकम्पोज करना, सड़ाना गलाना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। हम जो ग्रीन मैन्यूरिंग मैंने अभी बताया था, ग्रीन प्लांट, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है, बार बार एक चीज़ को नहीं। इनको इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होता है, देखो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कोई भी प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स के अवशेष से बनते हैं, या फिर आप जो एनिमल्स होते हैं उसके अवशेष से, गोबर की खाद से बनते हैं, केचुए से बनने वाला जो खाद होता है उसे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या मैनूर कहते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होता है, जिसमें हम क्या होता है कि इट कंटेंट एक या एक से अधिक क्या होता है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होता है। सिंपल या स्टेट फर्टिलाइजर्स, इसमें क्या होता है, इसमें ओनली वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है, जैसे NPK, यूरिया के अंदर केवल एक होता है नाइट्रोजन। SSP के अंदर क्या होता है, सिंगल सुपर फास्फेट होता है। SSP मतलब सल्फर फास्फेट। ठीक है, सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल में कितना होता है 16, डबल में कितना होता है 32। ठीक है, इस तरह कंपाउंड वे जिसमें 2 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे DAP है, DAP के अंदर नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। जिसके अंदर 2 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स मिक्सड फर्टिलाइजर्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कल। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में क्या अंतर होता है। जनरली अगर हम बात करें, हाई एप्लीकेशन रेट ऑफ द आर नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बट द कंपैरेटिवली फ्यूअर अमाउंट आर नीडेड फॉर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ज़्यादा मात्रा किस में पड़ती है भाई, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की मात्रा यूरिया हम ज़्यादा डालते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हम कम डालते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई हाई एप्लीकेशन रेट्स आर नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बट अगर इन दोनों की तुलना में हम बात करें तो कुछ अमाउंट डालनी पड़ती है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की। ठीक है, जैसे आपने यूरिया डाल दिया, यूरिया की कम मात्रा, बट गोबर की खाद को बहुत सारा टनों में डालना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होता है उसमें मात्रा न्यूट्रेंट उसमें ज़्यादा डालनी पड़ती है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में कम मात्रा पौधों में डालने से उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर कंसर्न द स्लो रिलीज न्यूट्रेंट्स होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे से क्या कहते हैं, न्यूट्रेंट को रिलीज करते हैं। द न्यूट्रेंट्स सो दैट प्लांट्स कैन बी एब्सॉर्ब। ठीक है, एब्सॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैव द हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स आर रेडली अवेलेबल फॉर प्लांट अपटेक। ठीक है, इम्प्रूव द डे बाई डे। डिफरेंस आगे हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर द रिन्यूएबल, सस्टेनेबल, बायोडिग्रेडेबल एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं कि ये रिन्यूएबल्स होते हैं, इनको दोबारा से आप बना सकते हो। ठीक है, सस्टेनेबल होते हैं और आपके इन्वायरमेंट के लिए ये फ्रेंडली होते हैं, यानी आपके वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये
रिन्यूएबल्स टेंड होते हैं टू लीच या फिल्टर्स अवे फ्रॉम द प्लांट्स रिक्वायर द एडिशनल एप्लीकेशन। ओके, बाकी आप आगे भी देख सकते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आर मेड फ्रॉम द मटेरियल्स लिविंग थिंग्स से बनते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो सिंथेटिक मटेरियल से बनते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स किससे बनते हैं? मटेरियल्स मैंने अभी बताया, प्लांट्स पत्ती वगैरह से बन जाते हैं और गोबर की खाद वगैरह से बन जाते हैं, केचुए के एक्सट्रैक्ट से बन जाते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो सिंथेटिक मटेरियल्स के द्वारा बनते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आर नो ये हार्मफुल नहीं होते हैं आपकी, ना तो आपकी सोयल को हार्मफुल पहुँचाएंगे आपको, मतलब ये इंसानों को ना तो नुकसान पहुँचाते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, ठीक है, ना तो फिजिकली नहीं केमिकली, ये नहीं बायोलॉजिकली, ठीक है। बट जो आपका केमिकल फर्टिलाइज़र हैव द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सोयल स्ट्रक्चर, सोयल की स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। कौन? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र रिन्यूएबल, सस्टेनेबल, बायोडिग्रेडेबल, ये मैंने बता दिया आपको पहले ही। आगे आप और भी लिख सकते हैं, बट 5 आप लिख देते तो आपके नंबर अच्छे आ जाते इसमें, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंस हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्रोवाइड द ह्यूमन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सोयल टू द सोयल, वाई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डज नॉट ह्यूमिडिफाई द सोयल, ठीक है। इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लेस रिच इन द प्लांट न्यूट्रेंट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रेंट की मात्रा कम होती है, जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। मैन्यूज कंटेन द वेरी कॉम्प्लेक्स साल्ट, जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सिंपल साल्ट। ओके, तो ये डिफरेंस आप लोगों को मैंने डिस्कस किया है। इसमें 30 दिन से ज़्यादा समय लगता है डिकम्पोज होने में। इसमें बहुत जल्दी फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। बहुत हैं डिफरेंस, आप काफ़ी डिफरेंस हैं। ओके, मेजर लिमिटेशन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसे आराम से लिख सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने कराया आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। आगे देख देता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताने की है इसमें। मेजर लिमिटेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ओके, इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी यूज की जाती है इनऑर्गेनिक। देखो, एक दूसरे को जो सारा या एक दूसरे को जो हेल्प पहुंचाते हैं उसे इंटीग्रेटेड बोलते हैं। अगर मैं फार्मिंग में आया तो भाई इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहलाते हैं। जैसे आप मुर्गा पाल लो, गाय पाल लीजिए, मछली पाल लीजिए, ठीक है। एक दूसरे को जो भी हेल्प पहुंचाएगी उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उससे बनता है वर्मी कंपोस्ट, जिसे वर्मी कास्टिंग या वर्मी ह्यूमस या वर्म पूम या वर्म खाद या फिर वर्म फैसिस भी कहा जाता है। केंचुए के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का अंतिम उत्पाद होता है। इन मलमूत्रों में वर्मी कंपोस्टिंग से पहले कार्बनिक पदार्थों की तुलना में कम स्तर के सदूषक और पोषक तत्वों की उच्च संतुष्टि पाई जाती है। तो आप ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, या ये से आप ये से भी कह सकते हो कि केंचुए से बनने वाला जो खाद होता है या केंचुए के जो मूत्र से या अवशिष्ट पदार्थ से जो बनने वाला जो खाद होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। बस इतना कहना था आपको काम होगा डेफिनेशन। बाकी ज़्यादा आपको पढ़ना है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में कचरे को विघटित करने और पोषक तत्वों से भरपूर कर्मी खाद बनाने के लिए कीड़ों का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों का मतलब यही होता है, कीड़ों का मतलब केंचुआ अथवा केंचुआ कह रहा है। जहाँ पर जो कीड़े लिखा है इसका मतलब समझ लीजिए केंचुए के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। ये इंग्लिश में डेफिनेशन है। वर्मी कंपोस्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन प्रोसेस यूजिंग द वेरियस स्पीसीज ऑफ वर्म्स, यूजुअली रेड विगलस वाइट वर्म्स एंड अदर अर्थवर्म। ओके, ये है अर्थवर्म। To create the mixture of the composition vegetables, the food waste, breeding materials and the vermicompost. This process is called vermicomposting with the rearing of worms for this purpose is called vermiculture, ठीक है। तो डेफिनेशन आप क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। देखो, आपको कुछ नहीं करना है। जो वर्मी कंपोस्ट होती है, जो अर्थवर्म होते हैं, यानी कि जो केंचुए होते हैं, उससे निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल्स होता है जिससे आपका वो खाद बनता है, मैनूर बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। वर्मी कंपोस्ट आल्सो कॉल्ड द वर्म कास्टिंग, वर्म ह्यूमस, वर्म पॉम, वर्म मैनूर या फिर वर्म फीसिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। देखो, ये सिंपल सी बात है। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में अंतर पूछा है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि भाई कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है। देखो, कंपोस्ट जो होता है सभी प्रकार के अवशिष्ट पदार्थों में से मिलकर बनता है। तो जो कंपोस्ट होता है
बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों से मिलकर जो बनता है उसे हम कंपोस्ट बोलते हैं। और वर्मी कंपोस्ट वो होता है जो केवल किसी एक जैविक अवशिष्ट से बनता है, जैसे केचुआ, अगर केचुए से बनेगा तो वर्मी कंपोस्ट बनेगा। जैसे आपने नाम सुना होगा गोबर की खाद या FYM, फार्म यार्ड मैन्यूर वगैरह, जो सभी प्रकार के अवशिष्ट का मतलब होता है, अपशिष्ट का मतलब समझते हो, जैसे मान लो बहुत सारी उसमें बहुत सारे क्या होता है जैविक पदार्थ आ जाते हैं, ठीक है, और उससे जो खाद बनता है तो वो बनता है स्टूडेंट कंपोस्ट। और जो किसी एक स्पेसिफिक से बनता है वो बनता है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। ये अंतर समझ में आ गया। डेफिनेशन, ये वो डेफिनेशन है जो आपको लिखनी है, इंग्लिश में है पहले। ये वर्मी कंपोस्ट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ द वॉर्म, जो वॉर्म होता है या आप कह सकते हैं जो आप केंचुआ होता है या आप कीड़े कह सकते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट मतलब एंड रिजल्ट ऑफ द वॉर्म्स, ठीक है, जो उसका परिणाम होता है यानी कि वॉर्म्स का डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें आपका ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, प्रोड्यूस ए यूजुअल फर्टाइल सोर्स ऑफ वॉर्म कास्टिंग दैट सप्लाई विटल न्यूट्रिएंट एंड बेनिफिशियल माइक्रोब टू द सोयल एंड प्लांट। ओके, तो ये दैट जो सप्लाई करता है महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करता है किसके लिए, सोयल के लिए और प्लांट्स के लिए। ओके, तो ये आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ये ज़रूर लिख लेना। ओके, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसके अंदर NPK बताओ कितना होता है, ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर NPK भी पूछ लेंगे आप लोगों से। तो NPK की बात करें स्टूडेंट्स 0.5 होता है, 0.2 होता है और 1.5 होता है। तो 1.2 देखो, नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 1.5% होता है, फास्फोरस 1.2% होता है और पोटास 1.5% होता है। तो ये वर्मी कंपोस्ट के अंदर केंचुआ जो होता है, केंचुए की खाद के अंदर ये NPK का रेशियो है। उसके बाद FYM से भी आप लोगों से पूछ लेते हैं, गोबर की खाद इतना गोबर की खाद के अंदर होते हैं FYM। कुछ लोग 0.5 बोलते हैं, 0.2 बोलते हैं और 0.5 बोलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये भी सही है। गोबर की खाद में ध्यान रखना, ये दोनों इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भाई वर्मी कंपोस्ट में NPK का रेशियो बता दीजिए, गोबर की खाद में FYM में NPK का रेशियो बता दीजिए। तो आप ये ऊपर वाला जो रेशियो है वर्मी कंपोस्ट का है, ये नीचे वाला जो है गोबर की खाद का है। पढ़ लेना इसको, आराम से याद कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट ये रहा, NPK, FYM ये रहा और बैक्टीरियल कंपोजिशन ये रहा, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखें, ध्यान रखें इनको, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, पहला और दूसरा। इनका NPK रेशियो पूछ लेगा, इनकी डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। NPK कितना होता है किसके अंदर, NPK परसेंटेज इन कस्टर्ड केक। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नॉन एडिबल केक होते हैं, ये एडिबल केक्स वगैरह होते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ केक्स की बात करूँ, मैं वो खाने वाला केक की बात नहीं कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कि जब जैसे आपका ऑयल सीड के फसलें होती हैं, ठीक है, उनसे जो आप लोगों ने देखा होगा खली केक मतलब खली, जैसे आपने सरसों की खली देखी होगी, सरसों के निकलने के बाद जो एक खली बन जाता है, वेस्ट बन जाता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा है जो कस्टर्ड क्या होता है, कस्टर्ड्स में आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपसे कस्टर्ड में पूछा जा रहा है। तो 4.3 NPK होता है, NP नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। और ऊपर भी देख सकते हो ये रहा कस्टर्ड केक, ये पूछा गया था आपसे 2 नंबर में। 0.3% तो नाइट्रोजन होता है, 1% फास्फोरस, 1.3% पोटास होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपसे, कॉटन से पूछ सकते हैं कि यहाँ से पूछा है। अब की बार हो सकता है सैफ्लोवर से पूछ ले आपसे। सैफ्लोवर में 4.9 होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस होता है 1.4, पोटास होता है 1.2। ओके, उसके बाद ये आपसे पूछा जा सकता है कि किन्हीं 2 नॉन एडिबल्स ऑयल केक के नाम बताओ या नॉन एडिबल्स ऑयल फसलों के नाम बताओ। तो आप कस्टर्ड कह सकते हो, आप महुआ कह सकते हो, आप सैफ्लोवर कह सकते हो, कुसुम कह सकते हो आप। तो इनमें से आप ये नॉन एडिबल है, इनको खाया नहीं जाता। क्या नहीं किया जाता, खाया नहीं जाता।
और एडिबल्स में होती है जिनको खा सकते हैं आप लोग, जैसे कोकोनट का केक है, इनकी खाद आप खा सकते हो। उसके अंदर नाइट्रोजन 3%, फास्फोरस 1%, पोटास 1.8%। ग्राउंड नट केक की बात करें तो 7.3%, 1.5%, 1.3%, ये सब आप देख सकते हो। लाइन सीड केक का जो NPK का रेशियो होता है वो 4.9% होता है, 1.4%, 1.3%। मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। देखो इसमें से ग्राउंड नट का पूछा जा सकता है, लाइन सीड का पूछा जा सकता है, रैप सीड का भी पूछा जा सकता है, बस। बाकी जो है इनमें से पूछा जा सकता है, जैसे कस्टर्ड है, उसके बाद सैफ्लोवर है। तो ये आपके सामने है चित्र, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेंगे फिश बताओ, फिश में भी नाइट्रोजन की मात्रा 4 से 10% होती है, 3.9% पोटास, 0.3 से 1.5% पोटेशियम होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है ICR का पूरा नाम बताओ। ICR का पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। ICR थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च इन इंडिया। ओके, ICR comes अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, DARI। ओके, इसके अंतर्गत ये आता है। ये हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, आपने देखा भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट ने। द काउंसिल इज अपेक्स बॉडी ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग, गार्डनिंग, मैनेजिंग, रिसर्च, एजुकेशन, फिशरीज, सभी के लिए ये काउंसलिंग अपेक्स बॉडी है। 107 ICR इंस्टीट्यूट हैं, 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं भारत के अंदर। दिस इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में अगर बात करें तो लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है भारत के अंदर। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है इसका प्रेसिडेंट त्रिलोचन महापात्रा। अगर अभी यहाँ के डायरेक्टर कौन है, अगर जिसको पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ICR का डायरेक्टर कौन है। देखो ICR की जो स्थापना की बात करें तो 16 जुलाई 1929, ओके लिखा है 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। राधा मोहन सिंह प्रेसिडेंट थे इस टाइम, नई दिल्ली में है ICR। तो ICR से यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ICR का पूरा नाम बताओ, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई, ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। IARI का पूरा नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ के जाना। बोटानिकल नेम ऑफ नीम, नीम जो होता है, नीम आपने देखा होगा, नीम का बोटानिकल नेम पूछ लिया है, ठीक है। तो आपको बता देते हैं, ये देखो स्टूडेंट आपके सामने है, बोटानिकल नेम नीम है। बोटानिकल नेम है इसका अजाडिसिटिका इंडिका, अजाडिसिटिका इंडिका, ठीक है। फैमिली इसकी कौन सी है? फैमिली जो इसकी है आपकी नीचे आएगी, मेलिएसी फैमिली का है ये, मेलिएसी फैमिली। बोटानिकल नाम ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये वही नीम है जो आप लोग जिसकी दातुन कहते हो, जैसे आप पीते हो, ठीक है। आपको जो ब्लड वगैरह होता है इसको साफ़ करने के लिए, ये मेडिसिनल है इसलिए पूछा है, ये मेडिसिनल है भाई इसलिए पूछा है, मेडिसिनल वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। आप देख सकते हो राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम के नाम से जानते हैं इसको। यह है ग्राम नेगेटिव छड़ के आकार का एक बेसिल बैक्टीरिया है जो मटर, चना और जैसे, मतलब सिंपल सी बात है, ये कहाँ पर पाया जाता है? लेग्यूमिनेसी है, तो लेग्यूमिनेसी दलहनी फसलों के अंदर पाया जाता है। ये राइजोबियम कल्चर होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये क्या होता है? सहजीवी होता है, यानी कि दूसरों के साथ संबंध बनाता है, रिलेशन बनाता है, उसी के सारे ये जीता है दूसरों के ऊपर, ठीक है। और यह गतिशील बैक्टीरिया है जो एरोबिक प्रकृति का होता है। एरोबिक का मतलब होता है कि हवा में सांस ले सकता है ऑक्सीजन के बिना, ये ऑक्सीजन के साथ अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो मर जाएगा, तो ये एरोबिक प्रकृति का होता है। इसमें हवा से मुक्त नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता होती है, जिसे मैंने बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? ये कहता है राइजोबियम कल्चर बोलते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में जो क्या होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन जो होती है तो वो फसलों को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? ये कहता है। यह कैनोला यानी कि तिलहन जो फसलें हो, सलाद पत्ती की वृद्धि को बढ़ावा देता है। तो इतने बारे में अगर आप लिख देते इसके बारे में तो इतना 2 नंबर आपके पक्के थे। देखो एक बार बता देता हूँ, लेग्यूमिनेसी का मतलब होता है दलहनी फसलें,
तो राइजोबियम जो होता है वो दलहनी फसलों के अंदर पाया जाता है, राइजोबियम एजिटोबैक्टर, ठीक है। दूसरा ये है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है एटमॉस्फेयर से, ओके, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसमें पौधों को प्रोवाइड करने का काम करता है। ये क्या होता है, ये सहजीवी होता है, और सहजीवी मतलब लोगों के साथ मिलकर रहता है, अकेला खाना नहीं, दूसरों के साथ खाना खाता है दूसरों से। दूसरा है कि ये एरोबिक प्रकृति का होता है, अगर हवा नहीं होगी तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो फिक्स करता है लेग्यूमिनेसी फसलों में, जैसे आपका पी, चिकपी वगैरह, ठीक है। इट इज़ मोटाइल बैक्टीरिया दैट इज द एरोबिक नेचर, ओके। इट इज़ द पोसेस द एबिलिटी ऑफ द फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, ओके। वायु से नाइट्रोजन लेता है, पौधे को प्रोवाइड करने का काम करता है, मैंने अभी पहले बताया। दे आर द प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द कैनोला ऑयलसीड या लेट्यूस, ओके। कैनोला और लेट्यूस को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है, ग्रोथ करने का काम करता है, अच्छी से वृद्धि इसको करने का करता है ये। तो ये सब आप लोग ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। देखो कुछ हिंदी में भी थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूँ, मैंने इंग्लिश में बहुत डिस्क्राइब कर दिया इसको, थोड़ा सा मैं हिंदी में बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिकल फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स का मतलब होता है ऐसे फर्टिलाइज़र्स जो किसी केमिकल्स के द्वारा बनाए गए हों, जिनका नॉन ऑर्गेनिक या फिर आर्टिफिशियल रूप से कल्टिवेटेड एलिमेंट जो हो उसके द्वारा बनाया गया हो। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कंपोज नेचुरल मटेरियल्स दैट आर द एक्सट्रैक्टेड फॉर द एनिमल्स, प्लांट्स या वेजिटेबल वेस्ट मटेरियल्स, उसके द्वारा जब बनाया जाता है तो उसे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। ये आर्टिफिशियली तैयार होता है, ये नेचुरली तैयार होता है। ये तो भाई प्रकृति के द्वारा तैयार होता है, गोबर की खाद है प्रकृति के द्वारा तैयार होती हैं, जबकि जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनको आप जैसे यूरिया हो गया, एसएसपी हो गया, आप वो खुद तैयार हो सकते हैं, इंसान के द्वारा उसको तैयार किया जा सकता है। हमने सल्फ़र की फैक्ट्री देखी होगी, फास्फोरस की फैक्ट्री देखी होगी, यूरिया की फैक्ट्री देखी होगी, और फर्टिलाइज़र्स कंपनी आपने देखी होगी, तो वे सारे के सारे आर्टिफिशियल रूप से ही तो बना रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इनकी जो सोयल लाइफ विल बी नॉट बी इन है। इससे क्या होता है कि जो सोयल की जो लाइफ होती है वो क्या होती है, बढ़ती नहीं है, इनरिचमेंट नहीं होती है, स्टिमुलेटेड भी नहीं होती है, ठीक है। और जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से क्या होता है, इनकी लाइफ बढ़ जाती है, फर्टाइल हो जाती है। और केमिकल फर्टिलाइज़र्स वेरी साल्टी, बहुत ज़्यादा साल्ट होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डोंट कंटेन द सोडियम साल्ट, इनके अंदर सोडियम की मात्रा होती है इसलिए साल्टी होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के अंदर सोडियम की मात्रा नहीं होती है। उसके बाद है रिपीटेड एप्लीकेशन आफ्टर अफेक्टेड माइक्रोबियल इकोसिस्टम एंड द सोयल्स पीएच, ए टॉक्सिक बुल्डअप ऑफ केमिकल इन द सोयल, ठीक है। इसमें आप ये माइक्रोबियल इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है, पीएच को इफेक्ट करता है, टॉक्सिक वगैरह, ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो। ये सस्टेनेबल है, आपके इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हैं, आपके पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं, आपको इससे किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है। जबकि जो आर्टिफिशियल जो आपके केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये हार्मफुल होते हैं, आगे मैं ऐड कर देता हूँ, आप लिख लेना, ये हानिकारक होते हैं, हमारी फसलों के लिए हानिकारक होती है, जो लैंड होती है, सोयल होती है, उसके लिए हानिकारक होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के अंदर वो जो बीमारियाँ होती हैं वो उसके लिए भी हानिकारक होते हैं। बट जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं वे हार्मफुल नहीं होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। आप FYM गोबर की खाद आप डाल दीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। आप केंचुआ वर्मी कंपोस्ट आप डाल दीजिए, आप फिशरीज़ का मैन्यूरिंग आप डाल दीजिए, किसी से भी जो नेचुरली तरीके से बनाया गया है वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करता है, ठीक है, आपको इफ़ेक्ट नहीं करता है, बल्कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होता है वो आपके इफ़ेक्ट करता है पूरा, ठीक है। इन क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, इनको पढ़ के जाइएगा स्टूडेंट्स। जब अब तक जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है, अब तक जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें से उन वीडियो में 50 से 70% बन ही गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा। हो सकता है कि ये ज़्यादा भी हो, लेकिन आप लोगों के कहने के आधार पर मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग 60% बोलते हैं, कुछ लोग 70% बोलते हैं सर आपकी वीडियो से आ जाता है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें, जब तक आपको समझ ना आ जाए तब तक आप देखिए। नोट्स बनाना चाहे बना सकते हैं, हेडिंग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आप एक शॉर्ट नोट जरूर लेके जाया करें, 2 या 3 पेज का अपने लिए रिवाइज करने के लिए, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, सेक्शन सी वाले क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। आपको 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन जो होगा 10 नंबर का होगा। पहला तो ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इसके प्रिंसिपल बताइए और इसके स्कोप बताइए, भारत में इसका स्कोप क्या है। देखो भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर मैं बात करूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है आपका कार्बनिक खेती या जीवाश्म खेती। ऐसी खेती जिसमें खेती करते समय किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता या किसी भी रसायन का प्रयोग अपनी फसलों में नहीं किया जाता, उस फसल को हम क्या बोलते हैं, उस फसल की विधि को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है, एक ऐसी खेती है जिसमें बिना किसी फर्टिलाइजर्स के, बिना किसी रसायन उर्वरक के जब हम खेती करते हैं तो उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। अब आप ये कहोगे सर ये बताइए कि हम उसमें उर्वरक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, चलो मान लीजिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं कर रहे, तो किसका करेंगे? हाँ बिल्कुल, आप उसमें करेंगे FYM, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, यानी कि आप नेचुरल खाद का प्रयोग कर रहे हो। आप नेचुरल जो ऑर्गेनिक खाद है, यानी कि आप गोबर की खाद आप कह सकते हो, केंचुए की जो खाद होती है उसका प्रयोग करेंगे उसकी जगह, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस फार्मिंग को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलेंगे स्टूडेंट। अब देखो डेफिनेशन मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको डेफिनेशन नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको डेफिनेशन भी दिखाऊंगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ लीजिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें किसी भी रसायन, खेती करते समय किसी भी रसायन का प्रयोग, किसी भी उर्वरक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं किया जाता। भारत में फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सिक्किम है, इसको याद रखें, नोट डाउन करके रखें। दूसरा एक स्कीम है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, उस स्कीम का नाम बताएंगे मुझको कमेंट बॉक्स में। देखता हूँ कौन विद्यार्थी हैं वो जो स्कीम का नाम बताते हैं। भारत में एक स्कीम चल रही है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित है। चलो इसको डेफिनेशन देखते हैं, इसके प्रिंसिपल देखते हैं और इसका स्कोप भी देखते हैं। जैविक खेती किसी वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरक, संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग होता है। सन 1990 के बाद विश्व में जैविक उत्पादों का बाजार काफ़ी बढ़ गया है। पहले 1990 से पहले फर्टिलाइजर्स का प्रयोग ज़्यादा होता था, अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग इंक्रीज होने लगा है धीरे धीरे। तो जैविक खेती एक प्रकार की खेती होती है जिसमें जो संश्लेषित या सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका उपयोग वहाँ पर नहीं किया जाता है और उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए वहाँ पर हम फसल चक्र का प्रयोग करते हैं, क्रॉप रोटेशन का प्रयोग करते हैं, हरी खाद का प्रयोग करते हैं, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आल्सो नोन एज इकोलॉजिकल फार्मिंग या बायोलॉजिकल फार्मिंग इज ए एग्रीकल्चर सिस्टम दैट यूज फर्टिलाइजर्स ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन such as compost, manure, green manuring and bone meals and place emphasis on techniques such as crop rotation and companion planting। ठीक है, तो ये सारी की सारी डेफिनेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उस स्कीम का नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित है, ठीक है। जैविक खेती एक प्राचीन प्राकृतिक खेती प्रणाली है जिसके अंदर किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक, केमिकल, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसके स्थान पर केवल प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले तत्वों का प्रयोग करके बेहतर या स्वस्थ खेती की जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। देखो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, इससे सिंपल डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी। आप इंटरव्यू में हो वहाँ लिख सकते हो, बोल सकते हो, आपसे कहीं एग्जाम में पूछे तब भी बता सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैं अभी इस योजना के बारे में बात कर रहा था, परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना ये किससे संबंधित है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पर्यावरण के अनुकूल कम लागत तकनीकों का अपनाकर रासायनिक व कीटनाशकों से मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करना होता है। ग्रामीण युवाओं, किसानों, उपभोक्ता व्यापारियों के बीच में जैविक खेती को बढ़ावा देना होता है। जैविक खेती में नवीनतम तकनीकों का प्रसार करना होता है। रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम इससे हो जाएगी। उत्पादन में वृद्धि, मृदा स्वास्थ्य में सुधार इससे हो जाएगा। बाजारों में जो अवसर है यानी कि जैविक उत्पादों का उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो ये तो कुछ जैविक कृषि के 4 सिद्धांत होते हैं। नंबर 1 होता है स्वास्थ्य सिद्धांत। जैविक कृषि को मिट्टी, पौधे, पशु, मानव और ग्रह के स्वास्थ्य को एक और
अविभाज्य के रूप में बनाए रखना और बढ़ाना चाहिए। यह सिद्धांत बताया कि व्यक्ति और समुदाय को स्वास्थ्य को परिस्थिति तंत्र के स्वास्थ्य से अलग नहीं होना चाहिए, नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य मिट्टी स्वास्थ्य फसलें पैदावार करती हैं जो पशुओं और लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। स्वास्थ्य का मतलब जीवित प्राणियों के इस तरह से हैं। दूसरा है परिस्थिति का सिद्धांत। ये परिस्थिति जैविक खेती का संबंध किससे है? परिस्थिति से भी है कि जैविक किसी जीवित परिस्थितियों प्राणियों और चक्र पर आधारित होनी चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए, उन्हें बनाए रखने में मदद करनी चाहिए परिस्थिति। उसके बाद आपका है निष्पक्षता का सिद्धांत। जैविक किसी को ऐसे संबंधों पर आधारित होना चाहिए जो सामान्य पर्यावरण और जीवन के अवसरों के संबंध में निष्पक्ष सुनिश्चित किया जा सके। उसके बाद देखभाल का सिद्धांत भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये तो मोटी मोटी चीज़ें हैं, मतलब मोटी मोटी बातें हैं, इनको एक लाइन में याद कर सकते हैं। जैसे कि जैविक खेती को एक अविभाज्य के रूप में मिट्टी, पौधे, पशुओं, मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाए रखना सुधारना चाहिए। जैविक खेती सजीव परिस्थितियों, प्राणियों और चक्रों पर आधारित होनी चाहिए। इसे उनके साथ काम करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। ये सब जैविक खेती ऐसे संबंध पर आधारित होनी चाहिए जो पर्यावरण और जीवन की प्रक्रियाओं के संबंध में न्यून संगतता सुनिश्चित कर सकें। जैविक खेती का वर्तमान और भावी पीढ़ियों में स्वास्थ्य, कल्याण या पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी के साथ जिम्मेदार तरीके से प्रतिबंधित करना चाहिए। जैविक खेती का सिद्धांत ये भी होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग ना करें। ठीक है, जैविक खेती के जो सामान्य उद्देश्य हैं वे देख लीजिए आप। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मिट्टी और जलवायु, जीवों की सुरक्षा में विविधता का आश्वासन, ऊर्जा, प्राकृतिक, ये सब ऑब्जेक्टिव तो आप लोग पढ़ ही लोगे। ऑब्जेक्टिव से कोई हानिकारक रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जानवरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इसमें मैंने बता ही दिया आपको प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इनके। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखी है, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस और प्रिंसिपल ऑफ केयर। ये 4 चीज़ें होती हैं जो प्रिंसिपल्स होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बी द सस्टेन एंड इन्हेंस द हेल्थ ऑफ द सोयल, plants, animal and humans and planets as on the individual. Okay, principle of ecology, organic agriculture should be the based on the living ecological system and cycles, work with them, evaluate them and help the sustain them. ठीक है, कह रहा है कि जो हेल्थ पे भी ध्यान होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि आपकी जो सोयल है उसका अच्छा हेल्थ, आपको उस पर भी ध्यान रखना चाहिए, वो भी प्रिंसिपल। प्लांट्स पे अच्छे से हेल्थ होनी चाहिए, एनिमल्स, ह्यूमन्स की। ठीक है, इकोलॉजी की बात करें तो उसमें जो आपका सिस्टम ऑफ साइकिल होता है वो सब चीज़ें। फेयरनेस, डर नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बी नो रिलेशनशिप दैट द इंश्योर द फेयरनेस विद रिग्रेड टू द कॉमन इन्वायरमेंट एंड द लाइफ अपॉर्चुनिटी। फेयरनेस इज ए कैरेक्टर्स बाई इक्वलिटी, रेस्पेक्ट, जस्टिस एंड ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ केयर्स, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए भाई इसको। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बी मैनेज द precautionary and responsible manner to the protect and health and well-being of current and the future generation and the environment. Okay, overall principles क्या होते हैं? लंबरी प्रोड्यूस द फूड फॉर द हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी का होना चाहिए। टू इंटरेक्ट टू एन ए कंस्ट्रक्टिव एंड लाइफ इनहेंस द वे विद द नेचुरल सिस्टम एंड द साइकिल। टू इंकरेज द enhance the biological cycle within the farming system. Okay, to maintain the soil fertility, to avoid the all form of the pollution that may be result of agriculture technique, to help in the conservation soil and water, to work the materials and substances can be reused या recycling, to maintain the genetic diversity, to promote the health which use and proper care of water resource and the life therein, to consider the wider social and ecological impact of the farming system. That is the principles, that is the aim, that is the objective of organic farming. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछे तब भी यही लिख देना, अगर आपसे एम पूछे तब भी यही लिख देना, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे तब भी यही लिख देना। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का पूछा गया है, तो आप लोग इतनी लाइनें आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आता है स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग। स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये है कि लोगों को इसके बारे में बताया जाए। ठीक है, उसको जागरूक किया जाए हेल्थ के बारे में भी। ग्लोबल कंज्यूमर आर इंक्रीजिंगली लुकिंग द ऑर्गेनिक फूड। विश्व स्तर पर क्या किया जाए, लोगों को ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम देखे हुए खाए, उसको मतलब
कंज्यूमर इन लोगों के अंदर बढ़ाए, इस चीज़ को बढ़ाए कि लोग ऑर्गेनिक फूड भी यूज करें। विच कंसिडर द सेफ़ एंड हैजार्ड फ्री, और सेफ़ होना चाहिए, और किसी भी तरह का कोई भी भयानक या किसी भी तरह की कोई बीमारी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। द ग्लोबल प्राइस ऑफ ऑर्गेनिक फूड आर द मोर लुक्रेटिव एंड द रिम्यूनरेटिव होना चाहिए। द ग्लोबल प्राइस ऑर्गेनिक जो फार्मिंग या ऑर्गेनिक जो फूड है या ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स हैं और ग्लोबल लेवल्स पर क्या होना चाहिए, उसका जो प्राइस है वो क्या होनी चाहिए, रिम्यूनरेटिव होनी चाहिए। The potential of organic farming is significant by the fact and the farm sector has abundant organic nutrient resource like livestock, water crop, ठीक है, एक्वेटिक वीड्स, फॉरेस्ट, लिटर, अर्बन, ये सब पोटेंशियल हैं ये, ठीक है। इंडिया ऑफर ट्रेमेंडस स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ द लोकल मार्केट पोटेंशियल फॉर ऑर्गेनिक। इंडिया ऑफर कर रही है कि स्कोप में ऑर्गेनिक फार्मिंग कि आप लोग क्या करें, अपनी मार्केट्स के अंदर पोटेंशियल बढ़ाएं ताकि क्या हो सकें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा सके। तो ये सब एडवांटेज आप लिख सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। एडवांटेज भी इन हेल्प मेंटेन द इन्वायरमेंट हेल्थ एंड द रिड्यूस द पोल्यूशन, प्रदूषण को कम करते हैं, ठीक है, और आपके वातावरण को स्वस्थ रखते हैं। इट हेल्प द मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को मेंटेन करते हैं, उसमें सहायता करते हैं। इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स ऑफ द शॉर्ट टर्म बेनिफिट एंड द कंजर्व दैम फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। इट इम्प्रूव द सोयल फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ग्रेनुलेशन इन द गुड तिल्त टू इट इम्प्रूव द सोयल केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज द सप्लाई एंड रिटेंशन ऑफ द सोयल न्यूट्रिएंट एंड प्रमोट्स द फेवरेबल केमिकल रिएक्शन। मिनिमाइज द पोल्यूशन ड्यू टू द कन्वर्जेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स इनटू द वैल्यूएबल कंपोस्ट, ठीक है भाई। पोल्यूशन तो कम हो गई, सिंपल सी बात है। एलिमिनेशन द रिस्क ऑफ द ह्यूमन एंड द एनिमल हेल्थ हैजार्ड्स, एलिमिनेटिंग द चांस ऑफ केमिकल्स रेजिड्यूज, एलिमेंट्स द चांस ऑफ द कंटामिनेशन ऑफ द वाटर बॉडीज। वाटर में मिलने वाली या वाटर बॉडीज में मिलने वाली जो कंटामिनेशन होते हैं उसमें बढ़ावा मिल जाता है इसको, ठीक है। बट इट मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन थ्रू द यूज ऑफ फार्मिंग टेक्निक, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। एंड डिसएडवांटेज भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होगा कि जनरली लॉस हो जाता है, पैसा कम मिलता है। फुली अगर मार्केटिंग ऑर्गेनिक मार्केटिंग प्रोड्यूस नहीं है, हर जगह ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मार्केट नहीं है, लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हर जगह नहीं बेच सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल वीक है लोग, ठीक है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, लोग FYM कंपोस्ट खाद, वर्मिंग कंपोस्ट, स्लो रिलीज न्यूट्रिएंट्स हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्स, बहुत ही धीरे से न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करता है, ठीक है। दैट इज़ द डिसएडवांटेज, ओके। इसका ये आप लोग बहुत सिंपल से पढ़ सकते हो, मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में डिस्क्राइब इसको किया है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैविक खेती के लाभ या स्कोप में आप लिख सकते हैं। यह प्रदूषण के स्तर को कम करके पर्यावरण स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। यह उत्पाद में अवशेषों के स्तर को कम करके मानव और पशु स्वास्थ्य के खतरों को कम करते हैं। इससे किसी उत्पादन को टिकाऊ स्तर पर बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे किसी उत्पादन की लागत कम हो जाती है, मदद स्वास्थ्य सुधार होता है। यह अल्पकालिक लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। यह भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल पशु और मशीन दोनों के लिए ऊर्जा की बचत होती है, बल्कि फसल खराब होने का भी जोखिम कम हो जाता है। यह मिट्टी के भौतिक गुण जैसे दानेदार, अच्छी जुताई, अच्छा वायु संचार, आसान प्रवेश करने में हेल्प करता है। मृदा कटाव को कम करता है। यह मृदा के रासायनिक गुणों में सुधार करता है, जिससे पोषक तत्व की आपूर्ति और अवधारणा, जल निकाय और प्रबंधन में पोषक तत्व की हानि को कम करता है और अनुकूल रासायनिक प्रतिक्रिया को बढ़ा देता है। देखो बाकी अगर इसके लाभ आपको लिखने हैं तो और भी लिख सकते हैं, या स्कोप अगर आपको लिखने हैं तो और भी लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होगा कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस करने से मार्केटिंग जो होती है, मार्केट पोटेंशियल इंक्रीज होगी, ठीक है। मार्केट्स में भी आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। आपका प्रोडक्ट्स जो होगा उसके प्राइस ज़्यादा होगा, महंगा होगा, जिससे आपको इनकम जनरेट हो सकती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। भारत में लोगों को अवेयरनेस लोग भारत के मतलब अवेयरनेस है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जैविक खेती के बारे में लिख सकते हो, जीवाणु, कार्बनिक, राइजोबियम, ये सब चीज़ें आती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इसका स्कोप है भाई, ठीक है। कीट प्रबंधन है, ठीक है। तो ये सब पहले ही क्वेश्चन इतना लंबा हो गया है तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से रख लीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, ओके। ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है मैंने पूरा का पूरा, हिंदी में भी इंग्लिश में, आप इसको देख लेना।
क्वेश्चन नंबर 10, हरी खाद की फसल की विशेषता बतानी है आपको। ठीक है, देखो भाई विशेषता मैं क्या बताऊँ, हरी खाद की क्या विशेषताएं हैं। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, वाटर इरोजन कम हो जाता है, सॉइल इरोजन कम हो जाता है, विंड इरोजन कम हो जाता है। ठीक है, सॉइल के पार्टिकल्स क्या नहीं होते, लूज नहीं होते, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं लीचिंग नहीं होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें तो आपको पता ही है भाई। हरी खाद की फसलों में विशेषताओं के बारे में तो आप जान ही सकते हो। बाकी इसमें भी मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। इसके कैरेक्टर्स ऑफ ग्रीन, डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग। नंबर 1, मल्टीपर्पज़ होने चाहिए। जब ग्रीन ऑर्गेनिक मैन्यूरिंग यानी कि जब आप करो तो उसमें एक ऐसा कैरेक्टर्स होने चाहिए कि वो मल्टीपर्पज़ हो। ऐसा नहीं कि केवल एक ही फसल में यूज होए या केवल एक ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें, उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वगैरह बाकी भी न्यूट्रिएंट होने चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन की होनी चाहिए, कम अवधि की होनी चाहिए ताकि उसको अच्छे से ग्रो हो जाए, फास्ट ग्रो हो जाए। हाई न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर न्यूट्रिएंट को एक्यूमुलेट करने की एबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए। टॉलरेंस होनी चाहिए क्लाइमेट कंडीशन, जलवायु को वो सहन कर ले। ठीक है, हाई वाटर यूज इफिशेंसी, वाटर को यूज इफिशेंसी उसके वाटर यूज इफिशेंसी उसके अंदर हाई होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, हाई सीड प्रोडक्शन मतलब उसका सीड उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए। लॉन्ग सीड वायबिलिटी होनी चाहिए कि लंबे समय तक उसका सीड जीवित रहे। पेस्ट एंड डिजीज़ को रेसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि पेस्ट और डिजीज़ वगैरह नहीं लगना चाहिए। डीप रूटेड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, वाइडर इकोलॉजिकल एडोप्टेबिलिटी होनी चाहिए। इनमें से कोई 5 अगर आप लोग, एक बार रिपीट कर देता हूँ, मल्टीपर्पज़, शॉर्ट ड्यूरेशन, हाई न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट होनी चाहिए, वाटर यूज एफिशिएंसी हाई होना चाहिए, हाई सीड वायबिलिटी, हाई सीड प्रोडक्शन, पेस्ट एंड डिजीज रेसिस्टेंट, डीप रूट सिस्टम होना चाहिए, वाटर। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी और मैं आपको दिखा देता हूँ। आंसर पूरे मिलेंगे आपको, आंसर से की कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पेपर सोल्व कराऊंगा। ठीक है, प्लांट शुड बी द फ्लैश एंड सॉफ्ट होना चाहिए, फास्ट ग्रोविंग होना चाहिए, फास्ट डिकम्पोज्ड हो, सड़ गल सके अच्छे से, लेग्यूमिनस फैमिली का होना चाहिए, शुड नॉट अट्रैक्ट द पेस्ट और डिजीज, पेस्ट और डिजीज को अट्रैक्ट ना करे, अपने ऊपर उसको अट्रैक्ट ना करे। ठीक है, शुड बी द कंप्लीट विद द मेन फसल से पहले वो कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी और भी चाहते हो तो मैं और भी देखो, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी मैं एक स्लाइड आपको दिखा दूँगा हिंदी की भी, ताकि आपको कन्फ्यूज ना दूर। ये सब आप लोग पढ़ लीजिए भाई। लेग्यूमिनस होना चाहिए, डीप रूटेड होनी चाहिए, एबंडेंस, सकुलेंट टॉप होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, रैपिड ग्रोथ होना चाहिए, सब कुछ लिख लेना। ठीक है, आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं। बहुउद्देश्य उपयोगी होनी चाहिए, ये विशेषताएँ हैं। कम अवधि की तेज़ी से बढ़ने वाली फसल होनी चाहिए और उच्च पोषक तत्वों का संचय क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। छाया, बाढ़, सूखा और प्रतिकूल के तापमान के प्रति सहन होनी चाहिए। व्यापक परिस्थिति के अनुकूलशील होनी चाहिए। ठीक है, जल की उपयोग में दक्षता होनी चाहिए। जैविक एवं निर्धारण की प्रारंभिक शुरुआत होनी चाहिए। उच्च एन संचय दर, ये सब लिख सकते हैं। पोषक तत्वों का समय पर वितरण होना चाहिए। फोटो पीरियड असंवेदनशीलता इसके अंदर होनी चाहिए। उच्च बीज उत्पादन, बीज व्यवहार्यता, वायबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। निगमन में आसानी हो। ठीक है, कीट व रोग रोधी मतलब कीट एवं रोग के प्रतिरोधी होनी चाहिए। उच्च नाइट्रोजन भूमिगत पौधे के भागों में समा जाए, इस तरह के कैरेक्टर्स इनके अंदर होना चाहिए। तो ये हिंदी में भी बता दिया मैंने, इंग्लिश में भी बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गेहूं की फसल में कीट पतंगों एवं खरपतवार नियंत्रण को। देखो भाई, गेहूं की फसल में जो कीट लगते हैं और जो खरपतवार लगते हैं, उनका कैसे नियंत्रण कर सकते हैं आप, उसके बारे में आपको लिखना है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी इन्होंने उठा कर रख दिया। कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं, उनके जातियों को प्रभावित कीजिए। मृदा में पोषक तत्वों के स्रोत लिखिए, इस क्वेश्चन को कर देते हैं हम। कंपोस्ट बनाने की विधियों के केवल नाम लिखने हैं। कंपोस्ट बनाने की केवल विधियों के नाम ओनली नेम लिखने हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन है, बताओ कितना आसान क्वेश्चन दिया है। चलो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। पहले, मृदा में पोषक तत्वों के स्रोत कौन कौन से हैं।
न्यूट्रेंट इन द सोयल कैन बी सप्लीमेंट थ्रू द एप्लीकेशन या फर्टिलाइजर्स मेनू। ये तो आप फर्टिलाइजर से या किसी उर्वरक से या किसी FYM से जब आप सप्लाई करते हैं तो उसमें ये आ जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रेंट मैनेजमेंट इंक्लूड द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर टू बी अप्लाइड इन द रेट ऑफ एप्लीकेशन मेथड एप्लीकेशन। न्यूट्रेंट्स आर टेकन अप टू द 5 फाइन रूट्स हेयर। फाइन रूट्स के थ्रू ये अपटेक करते हैं। आपने जो प्लांट्स देखे होंगे वो प्लांट्स आपने देखे कैसे हैं, सॉरी, आपने प्लांट्स देखे होंगे इस तरह से। तो प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होती हैं इस तरह से ये फाइन होती है, फाइन मतलब बारीक होती हैं। तो इनके अंदर से ही ये जो रूट हेयर्स होते हैं, सॉरी माफ़ कीजिए, उनके थ्रू ये अपटेक करते हैं। जो बिग रूट होती हैं उनके द्वारा ये अपटेक नहीं करते हैं। तो ये 17 न्यूट्रेंट्स हैं, 17 न्यूट्रेंट्स जिनके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। अर्नोन एंड स्टॉक ने 2 चीज़ें कहा था कि यदि किसी प्लांट्स के अंदर द प्लांट कैन नॉट बी कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द एब्सेंस ऑफ दैट मिनरल्स एलिमेंट। यदि किसी प्लांट्स के अंदर या किसी फसल के अंदर किसी नाइट्रोजन की या किसी न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, किसी न्यूट्रेंट की कमी हो जाती है, तो वो पौधा अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ये किसने कहा था? अर्नोन एंड स्टॉक ने कहा था 1939 में। द एलिमेंट्स स्पेसिफिक एंड द कैन नॉट बी रिप्लेसिड। कह रहा है कि यदि किसी न्यूट्रेंट के अंदर, यदि किसी प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन ही देना है, फास्फोरस नहीं देना है, रिप्लेस नहीं करना है। ये बात किसने कही थी? अर्नोन एंड स्टॉक ने कही थी। इन्होंने तो कहा था द एलिमेंट इज स्पेसिफिक एंड द कैन नॉट बी रिप्लेसिड। जो एलिमेंट है वो स्पेसिफिक है, इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। यानी अगर नाइट्रोजन किसी प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन की कमी है तो आपको नाइट्रोजन ही देना है, फास्फोरस नहीं देना है, ठीक है। और द एलिमेंट मस्ट बी द डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म इन द प्लांट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रेंट की बात करें तो प्लांट न्यूट्रेंट होते हैं, जैसे कि आपका बेसिक न्यूट्रेंट होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये आपको सोइल के अंदर नहीं मिलते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं? पौधे को अवेलेबल हो जाते हैं वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू। मैक्रो न्यूट्रेंट्स, इसमें प्राइमरी न्यूट्रेंट होता है जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। सेकेंडरी न्यूट्रेंट जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। माइक्रो न्यूट्रेंट जैसे आपका आयरन होगा, मैग्नीज होगा, जिंक होगा और कॉपर होगा। बोरोन हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, निकल हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे न्यूट्रेंट्स हैं। बेसिक न्यूट्रेंट्स के बारे में आपको लिखना था ऐसे, बहुत ही सिंपल वे में आपको न्यूट्रेंट्स के बारे में बताना था, बस 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। अगर आपने इतना लिख देता कि भाई ये नॉन मिनरल न्यूट्रेंट होते हैं, प्राइमरी न्यूट्रेंट होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रेंट होते हैं, एक्सचेंज एनर्जी न्यूट्रेंट होते हैं, अगर आपने इस तरह से भी दिखा देते तब भी आपको 5 नंबर में दे देते। कुछ नहीं है, बर्निंग, ये सब प्लांट न्यूट्रेंट डेफिशिएंसी है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। प्लांट न्यूट्रेंट से क्वेश्चन पूछा गया सोइल की वे सोर्स कौन कौन से होते हैं। देखो भाई सोर्स की बात करें तो देखो ये प्राइमरी, मैंने अभी बताया जो प्राइमरी न्यूट्रेंट होता है या स्ट्रक्चर न्यूट्रेंट होता है जैसे आपका CHO होता है, तो ये हमें सोइल के थ्रू ही मिलते हैं और कहीं से नहीं मिलते हैं, ठीक है। कुछ एटमॉस्फेयर से मिलते हैं, कुछ सोइल के। हिंदी में भी देख सकते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो पौधे में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे CHO स्ट्रक्चर न्यूट्रेंट हैं, प्राइमरी न्यूट्रेंट हैं, सेकेंडरी न्यूट्रेंट हैं। ये सब चीज़ें थी, इनके बारे में आपको लिखना था कि नाइट्रोजन से ये फास्फोरस या कहाँ यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। आप लोग इसको भी देख सकते हो, ये भी अच्छा है, ठीक है, ये भी अच्छा है। इसकी नाइट्रोजन से क्या होता है, ये सब चीज़ें, फास्फोरस, पोटास, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लिखना था नाइट्रोजन, फास्फोरस के बारे में, पोटेशियम, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आपको लिखना था इसमें, बाकी कुछ नहीं था। ये खाद बनाने के तरीके में आप ये सब ढेरों पलटना, पाइप, वेट, माध्यम, ये सब आप लिख सकते थे स्टूडेंट, ठीक है। ये सब लिख सकते थे, इनमें से 2 लिख देते आप। तो 2 मेथड्स आप लिख सकते थे कि भाई हम ढेर को पलटने वाला खाद बना रहे हैं, कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। तो ये इस तरह का कंपोस्टिंग थी, इनमें नाम लिखना था बस, और क्या करना था इसमें। केवल 5-4 नाम लिख देते, आपको 5 नंबर मिल जाते। क्वेश्चन नंबर 12वां लास्ट है। इसमें क्या कहा गया है, कार्बनिक खेती में जो फसलें आप अपना रही हैं उनकी जातों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्रॉप एंड देयर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो भाई फैक्टर इफेक्टिंग तो हो सकता है कि वे वैरायटी, जो भी वैरायटी सूटेबल नहीं होती हैं, ठीक है। इम्प्रूव्ड हो सकता है कि, चलो मैं इसे दिखा देता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं। तापमान है, पानी है, CN रेशियो आप कह सकते हैं, वेंटिलेशन है, ऑक्सीजन आपूर्ति है, pH है।
पर्यावरण कारक है। लेकिन इन्होंने पूछा है कि वे कौन सी वैरायटी को प्रभावित कर सकते हैं। देखो भाई, वैरायटी में क्या कर सकती हैं प्रभावित, सही तरीके से सिलेक्शन ना होना, सही तरीके से क्रॉस ना होना, उनके अंदर विगोर कैपेसिटी ना होगा, विग और मतलब होते हैं ओजस्वी नहीं होती हैं, वायबिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है उनके अंदर, सीड के अंदर वायबिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो प्रभावित कर सकते हैं। सीड का जो साइज है वो प्रभावित हो सकता है। सोइल की फर्टिलिटी डिपेंड कर सकती है, यानी कि सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज है या नहीं है। अगर सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज नहीं है तो आप कोई भी अच्छा सीड डाल दीजिए, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सक्सेस नहीं होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स का प्रयोग तो नहीं होता है, मैंने आपको पहले बताया है। तो आप इन चीज़ों को आप ध्यान से रखें। तो बहुत सारे कारक हैं, ये सब आप देख सकते हैं ये सब। बट जो क्वेश्चन था उसमें यही पूछा गया है कि वैरायटी, जातियों में बताइए, जाति, गुणवत्ता में नहीं पूछा है हमने, जातियों में पूछा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, और बाकी आज एक वीडियो और मैं रिलीज़ करूँगा 9 या 10 बजे, 9 और 10 बजे के बीच में आएगी वीडियो। देखो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा मैं अभी बिजी हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ, लेट ला रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो लाऊँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा बिजी रह जाता हूँ। एग्ज़ाम ड्यूटी मेरी भी चली हुई है, बट कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ जितना भी हो सकेगा। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।